जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की पहली बड़ी राज्य सरकार ने नए साल में लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इसके मुताबिक रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर चालू रखने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया गया है। उधर कोरिया जिले में नए साल को लेकर पुलिस के द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें गलत कागजात, बिना आरसी, 3 सवारी, बगैर हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई किया गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले साल कोरोना संकट से सीख लेकर नए साल में तैयार रहना चाहिए। कोरोना की समस्या अभी टली नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जरूरी। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में G20 सम्मेलन भारत में 2023 में रखा जाएगा और इसके चलते भारत की साख दुनिया में बढ़ेगी। यह सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम के टैग लाइन पर आधारित है। आने वाले 2023 के 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होगा और इसकी बैठक छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों में होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में होने वाले प्रगति के बारे में जानकारी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट के यानी मोटे अनाज का भरपूर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को मिलेट कैफे रायपुर में शुरू करने की सलाह दी। मुलाकात के समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स की बकाया राशि के बारे में भी बताया। साथ ही जीएसटी के 1375 करोड़ और कोयला के 4170 करोड़ रुपए लंबित बताया। वहीं छत्तीसगढ़ में चलने वाले कई ट्रेनों के आवागमन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ वासियों को असुविधा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ट्रेन को रद्द नहीं करने का अनुरोध किया। देश में किसी भी क्षेत्र में रहने पर अपने मूल क्षेत्र में यानी अपने मूल विधानसभा क्षेत्र के मतदाता देश के किसी भी कोने पर रहकर मतदान कर सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाया गया है, जिससे प्रवासी मतदाता अपने गृह निवास पर जाने के झंझट से छुटकारा पाकर जहां प्रवास के दौरान रह रहे वहां वोटिंग कर सकते हैं। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने दिया है। उन्होंने बताया कि कई कारणों से मतदाता वोट नहीं दे पाते हैं। रिमोट मशीन आने से ज्यादा मतदाता वोटिंग में भाग ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरक्षण विधेयक में राजभवन की आड़ पर राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में 3 जनवरी को कांग्रेस रायपुर में जन अधिकार रैली निकालेगी। साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा युवा जुटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आरक्षण विधेयक में अपना मत बताए। खबर के मुताबिक आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस विधेयक में हस्ताक्षर नहीं हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर आधार मूल पहचान पत्र साझा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देशवासियों को आधार से जुड़ी जानकारी और OTP को नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा एम आधार का पिन किसी को बताने से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने आज से वर्तमान वित्तीय वर्ष के चौथे तिमाही में अलग अलग लघु बचत के ब्याज दर को बढ़ा दिया है। 5 साल के राष्ट्रीय बचत योजना में राष्ट्रीय बचत दर योजना में 6.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिक बचत दर में 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है और मासिक बचत आय में 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है और किसान
ब्याज दर 7.2% होगी और 120 महीने में पूरा होगा और लघु बचत दर 5.5% से बढ़कर 7.5% हो गया है और सुकन्या समृद्धि योजना PPF में किसी भी प्रकार के ब्याज दर में फेरबदल नहीं किया गया है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें बढ़ी। स्टूडेंट 7 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 100 रुपये लेट फीस देनी होगी। लगातार छात्र और विद्यार्थियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर अब सहमति दे दी गई है। इस संबंध में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा फॉर्म भरने का समय सीमा पहले 31 दिसंबर 2022 तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 7 जनवरी 2023 कर दिया गया है। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए आज से 2 दिवसीय धान खरीदी पूर्व अभियान शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धान खरीदी निर्धारित तिथि से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के 3 विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो। आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है, अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी प्रकार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग तुरंत आकलन करेगा। अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इसके लिए शासन कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन को 700 से 800 करोड़ रुपए का सालाना राज्य के बजट पर भार आएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।